योर मोस्ट वेलकम, हैव ए नाइस डे। आज हम आपको क्लास 10th के विज्ञान में रासायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में बताएंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फर्स्ट इसका पॉइंट है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, होने वाले पदार्थों में ऐसे परिवर्तन जो भौतिक गुणधर्म, रूप, रंग इत्यादि में परिवर्तन करते हैं, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे पानी का जमना, पानी का जमना, वाष्पीकरण, बर्फ का जमना इत्यादि। दूसरा पॉइंट आपका है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजिंग। रासायनिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिनमें भौतिक गुणधर्म को ध्यान में न रखते हुए जिनके संघटनों, आंतरिक गुणधर्मों इत्यादि में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे दूध का फटना, दूध का फटना, लोहे पर जंग का लगना इत्यादि। लोहे पर जंग का लगना। तीसरा पॉइंट आपका है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया वे होने वाली अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक अभिकारक यानी कि पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप एक या एक से अधिक उत्पाद यानी प्रोडक्ट में बदलता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक अभिकारक रिजेंट, एक या एक से अधिक उत्पाद में बदलता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, इसमें एक नियत ताप, दाब, सांद्रता जैसे तमाम कारक निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो फलस्वरूप 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब इसमें तमाम बातें हैं कि मैग्नीशियम ठोस या सॉलिड से दिखाएंगे, ऑक्सीजन को गैस से दिखाएंगे, कितना इस पर ताप लगाएंगे, दाब लगाएंगे, ऐसी तमाम चीज़ें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होता चलेगा। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लास्ट से संबंधित हो सकता है, लास्ट का पहले से, तो इसलिए आपको प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक बातें बड़ी ही सावधानी से जानना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यह एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखिए 2 अभिकारक हैं, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक ही उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर यह होने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कैसे आप पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया?
क्रिया की पहचान आप कैसे पहचानेंगे? तो कुछ परिवर्तन होते हैं, उनके फलस्वरूप हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में पहचान के रूप में, जैसे इनके रूप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, भौतिक वैसे तो कहा जाता है यही होते हैं, और भी जैसे इनके पीएच में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, ऐसे कई परिवर्तन होते हैं जिनके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं की हम पहचान कर सकते हैं। एक बार पुनः, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान हम उनके रूप यानी कि जो केमिकल लगाए हैं उनका क्या परिवर्तन हुआ, उनका रंग कैसा बदला, उनकी गंध क्या बदली, उस पर ताप गर्म ज़्यादा हो गया कि ठंडा हो गया, दाब प्रेशर कितना प्रेशर भारी हुआ हल्का हुआ या उस पर भारी या हल्का लग रहा है, इन सब के आधार पर हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अभिकारकों के द्वारा होने वाली उत्पादों की अभिक्रिया में प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात कोई भी अभिक्रिया होती है तो हमने बताया है कि बाईं तरफ अभिकारक होते हैं और रिजल्ट के अभिक्रिया के फलस्वरूप इधर उत्पाद होते हैं। यानी रिजल्ट अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। इनको हम सूत्रों, प्रतीकों इत्यादि के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो यह व्यक्त करने का जो विधि आएगी, व्यवस्था बनेगी, उसे रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं 2O2, तो ये मीथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर ये बनाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बन जाते हैं जल। अब देखिएगा आप कि एक लाइन में ही हमने पूरी रिजल्ट को, पूरी व्यवस्था को लिख दिया कि इसमें क्या क्या कुछ हुआ। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमने सूत्रों का सहारा लिया है, प्रतीकों का सहारा लिया है, और यह विधि जो हमने उपयुक्त रूप से लगाई इसको हम जो है क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जिंक प्लस H2SO4 इक्वल जेड यानी SO4 प्लस H2। अब यहाँ पर आप देखिए खुद कि जिंक के चूर्ण को, ये तो हाइड्रोजन की प्रयोगशाला विधि है, तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यह जिंक सल्फेट का अवक्षेप बना लेता और हाइड्रोजन गैस निकलती। अब देखिएगा इतनी बड़ी व्यवस्था को एक लाइन में हमने व्यक्त किया है प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से, अतः यह रासायनिक समीकरण है। अब लिखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, इसमें प्रमुख रूप से 3 विधियां प्रयुक्त करना पड़ेगा आपको। नंबर 1 में आपको लिखना है कि अभिक्रिया के भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद का अणुसूत्र आपको पता हो, यानी अभिक्रिया के अभिकारक और क्या उत्पाद क्या क्या पता हो भाई, अणु सूत्र पहली चीज, यानी कि अणुसूत्र पर लिखा जाएगा। दूसरी चीज, रासायनिक समीकरण में जितने भी पदार्थ लिखेंगे आप वह आणविक रूप में लिखेंगे। दूसरी क्या किस में लिखेंगे, आणविक रूप में। आणविक रूप का मतलब, जैसे देखिए बहुत समझना है,
यदि आप कम जानते हैं तो बहुत कठिन हो सकता है, नहीं सरल है। आती हैं बातें, कौन अणु है कौन परमाणु है, लिखा एक जैसा था, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। बट हम कुछ प्रयास करते हैं, जैसे ये है H2, ये आणविक रूप से है, अणु है हाइड्रोजन। Cl2 अणु है क्लोरीन। Br2 ब्रोमीन। ऐसा आपको लगेगा कि जो है, जो 2 लगा है वह अणु है I2 आयोडीन, बट ये सही नहीं है। ये Fe जो लिख दिया मैंने, फेरस, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है ये परमाणु कंडीशन में हो या अणु कंडीशन में हो, यह क्लियर आपको करना होगा। बट जब आप रासायनिक समीकरण लिखोगे तो निश्चित रूप से आणविक रूप में लिखोगे, इसका आप ज्ञान रखोगे, जानते रहोगे, समझते रहोगे। तीसरी बातें जो रासायनिक समीकरण में लिखना है, आपको एकदम ध्यान देना है कि उसमें जो हमने दर्शाया है, क्या दर्शाया है, मैंने इसके पहले बताया रासायनिक समीकरण के लिए रासायनिक प्रतीकों को जो दर्शाया है, रासायनिक प्रतीकों को आप समझ रहे हैं। सब प्रतीकों का मतलब जो अक्षर से इसको लिखा, या आपने जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले लिखा, गैस के लिए हाइड्रोजन ऐसा निकलता है, ऐसा बनाते हैं, और छेप है, ताप है ना, इस तरह से सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या ETC भी हम और भी लिखते हैं, जैसे आइटम लिख देते हैं तो इतना प्रेशर दाब है। ऐसे सब प्रतीकों को आपको जानना होगा। यानी कि मैंने 3 बातें बताई, और वास्तव में रासायनिक समीकरण लिखने की 3 ही विधियां प्रमुख रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। नंबर 1, अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में लगने वाले अभिकारक रिएजेंट और उनके उत्पाद यानी प्रोडक्ट दोनों अणुसूत्र में लिखे जाएंगे। दूसरी चीजें, आणविक रूप में ही हम प्रयुक्त होने वाले इन अभिकारकों इत्यादि को सूत्रों में व्यवस्थित करेंगे, जैसे H2, Cl2, Br2। यदि कोई आता है या नहीं है, तीनों परमाणु भी कंडीशन में हो सकता है, सोडियम अणु भी, वह आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसको आप समझें और लिखेंगे। इसके बाद तीसरी चीज क्या करेंगे, रासायनिक प्रतीकों, जो रसायन में लगने वाले प्रतीक हैं, हमने जैसे बताया कि जो कोई भी तत्व लिखना उसको, या गैस के लिए, अवक्षेप के लिए, ताप के लिए, ठोस, द्रव, गैस, प्रेशर और भी चीजें, वह उनका आपको प्रयुक्त करना देखिएगा होगा। मूल समीकरण लिखना, आपको कोई रिएक्शन है उसको समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे, तो फर्स्ट आप देखते हैं कि करना क्या है, तो बाईं तरफ अभिकारक यानी रीजेंट, और इसके बाद दाईं तरफ उत्पाद यानी प्रोडक्ट लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में किस दशा में है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठोस के लिए S, लिक्विड यानी द्रव के लिए L, गैस के लिए गैस लिखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे ताप दर्शाने के लिए डेल्टा टाइप का या डेल्टा, इसके अलावा दाब के लिए कितना एटम है, गैस के लिए निकलने के लिए हल्की है तो ऊपर, अवक्षेप, ऐसे कुछ प्रतीकों का उपयोग करेंगे। तीसरी चीज हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ये देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। यदि अभिकारक से उत्पाद बनता है, यानी जो भी अभिकारक हैं सब टोटल उत्पाद बनते हैं, तो यहां हम बीच में तीर का निशान लगा लेंगे। लेकिन यदि दोनों बराबर होते हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो वहां पर हम बराबर के लिए इक्वल का निशान लगाते हैं। लेकिन बहुत सी अभिक्रियाएं जिन्हें आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, यदि वे हैं तो यानी एक बार अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उत्पाद से अभिकारक बनता है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग पहला तीर इधर रहेगा और दूसरा
इधर, कभी उल्टा नहीं करेंगे कि पहले वाले को इधर कर दें उसको इधर कर दें, ध्यान दीजिएगा। तो इन्हें रिवर्सिबल का यानी उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा लेंगे। कोई रिएक्शन हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिंक की अभिक्रिया HCl के साथ होती है तो बनाता क्या है, पता चला कि ये बनाता है, इसकी समीकरण को भी हम संतुलित कर रहे हैं, चलिए अभी हम करते चल रहे हैं। तो बनेगा ये ZnCl2 प्लस H2। अब देखिएगा ये प्रतीकों पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जिंक को देखा तो सॉलिड है, HCl लिक्विड है, जिंक सल्फेट ये जो है अवक्षेप है, हाइड्रोजन गैस है। रिएक्शन इधर हो रहा है इसलिए इस तरह से एरो का निशान लगा लेंगे। इस पर कुछ ताप है, हम ताप दे देंगे। और अभी बहुत सी जानकारियाँ यदि आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो मिलेंगे, उसको लिख लेंगे। यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि जिंक का जब HCl से क्रिया हुआ तो इधर जाकर जिंक यानी कि जिंक क्लोराइड का अवक्षेप बना और हाइड्रोजन गैस निकली है। तो यहाँ पर यह ठोस था, यह द्रव था, यह अवक्षेप है, ये गैस है। और भी आप लिख सकते हैं, यदि अवक्षेप या सॉलिड टाइप का तो सॉलिड है, या गैस है तो जी लिख सकते हैं। यानी सब सूचनाएं इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ब्लूमिंग चिल्ड्रन एकेडमी से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई वीडियो मिलती रहे। थैंक्स।